हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। चलिए, इस चैप्टर में हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो टॉपिक आए हैं उनमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, इसके बाद हमने कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात की है। देन हमारे पास आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी और सेल थ्योरी में हमें क्या बताया गया है, इस बारे में आपको क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पर एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों का या बहुत सारी कोशिकाएं कैसे बनती है एक कोशिका से, इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की है, ठीक है। बात करते हैं शेप ऑफ सेल की, तो हमने कहा कि जो सेल है उसके डिफरेंट शेप होते हैं और उनके शेप के अकॉर्डिंग उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है उसमें हमने कहा कि कैसे एक कोशिका एक जीव में अलग अलग कार्य कर सकती है। तो आपने यहाँ पे बात की कि जो कोशिका है उसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि यहाँ पर सेल के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेल के संगठन के बारे में। तो हमने कहा जो सेल है वो बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में, तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग आ जाती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर और हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अभी हम एनिमल सेल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हमने बात की, हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, ठीक है। किस सेल की, यहाँ पे एनिमल सेल की बात हो रही है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की, आप बात करेंगे यहाँ पर जो प्रोटिस्टा हैं या प्रोटोजोआ हैं, या फिर आप बात करेंगे फंगल सेल की, या आप बात करेंगे एनिमल सेल की, सबकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ठीक है। सिर्फ जो एनिमल्स है सिर्फ वही ऐसे होते कि जिनकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल ना हो करके सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाएगी, ऐसा नहीं कि सेल मेम्ब्रेन औरों में सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन आपने कहा बैक्टीरियल या फंगल या प्लांट सेल सभी में होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग एनिमल सेल। लेकिन एनिमल सेल में यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, बाकी जो अदर सेल्स हमारे पास आते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्योंकि आपने डायरेक्ट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। क्योंकि एनिमल सेल में हमने कहा आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक वर्ड आपके पास आया है आउटर मोस्ट कवरिंग, तो इसी से काफी सारे जो आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए। आउटर मोस्ट का सबसे पहला जो काम होता है वो है यहाँ पे प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसमें इम्यून सेल्स होती हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि जब हम इम्यून सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं, जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जहाँ से प्राप्त होती है आपको, जब आप उस तंत्र को पढ़ते हैं तो वहां पर आप कुछ फिजिकल बैरियर की भी बात करते हैं। फिजिकल बैरियर, फिजिकल यानी कि आप समझते हैं कि हम आउटर से इसका मतलब लगाते हैं, ठीक है, यानी कि जो भौतिक है, यानी कि जो आपको दिख रहा है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमने कहा फिजिकल बैरियर की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा अगर हमारी बॉडी के आउटर मोस्ट कवरिंग को देखा जाए तो यहाँ पर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ध्यान रखिए बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग कह रहे हैं, सेल की नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग हमेशा सेल मेम्ब्रेन ही होगी। हमने कहा अगर हम अपने शरीर को देखते हैं और अगर आपसे बोला जाए कि हमारा जो बाहरी भाग है, हमारा जो एक्सटर्नल पार्ट है वो क्या है, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में है, तो आप कहेंगे स्किन है, होगी स्किन। अब स्किन का जब आपने नाम लिया तो क्या फंक्शन हो सकते हैं स्किन के, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या काम होंगे स्किन के। सबसे पहले तो हमने कहा कि यहाँ पर जब आप देखते हैं स्किन को तो हमें हमारी जो बॉडी है वो क्या दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है। क्योंकि अगर स्किन नहीं होती तो सोचिए हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो बोन्स हैं, इसी ऐसे ही दिखती हैं। जैसे कि आप स्किन को अगर हटा लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या रह जाता है, मसल्स रह जाते हैं एंड बोन्स रह जाती हैं। क्या वो अट्रैक्टिव लगता? नहीं। एक तो ये है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहा है,
और अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा हमने कहा स्किन सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर में या फिर हमने कहा इसकी संरचना में ही भाग नहीं ले रहा है हमारे शरीर की, बल्कि हमें प्रोटेक्शन भी देता है। हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। सुरक्षा कैसे प्रदान करता है? जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जब आप इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, या फिर जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की होगी, क्लास 8 में आपके पास एक चैप्टर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हमारे चारों ओर हर टाइम 24 घंटे या हर जगह, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। आपने कहा हर टाइम आप सराउंड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे आप अपने घर में हैं, स्कूल में हैं, आप किसी बिल्डिंग में हैं, आप किसी फील्ड में हैं, आप पार्क में हैं, आप कहीं भी हैं, आप हर जगह यहाँ पे क्या आपको मिलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने कहा कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, उसके चारों तरफ यहाँ पर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो ह्यूमन का डायग्राम नहीं है, ये समझिए। यहाँ पर आपके चारों तरफ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हर टाइम आपको सराउंड करते हैं। और हमने कहा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होते हैं? कुछ हार्मफुल होंगे तो कुछ बेनिफिशियल होंगे। यही आपने कहा था जब आप चैप्टर पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं और कोई हमारे क्या है? फो हैं, यानी हमारे दुश्मन हैं। अब मैक्सिमम जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि जो आपके चारों तरफ मैक्सिमम जो यहाँ पर क्या होंगे, मैक्सिमम जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, यानी कि नुकसानदायक होते हैं। तो कभी सोचा है यहाँ पर कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमें बीमार कर सकते हैं। अभी हमारी बॉडी में जब एंटर होते हैं तो यहाँ पर क्या है? हमें बीमार कर सकते हैं। इतनी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के एक्सपोजर में है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, या जाते हैं या नहीं जाते, पहली बात तो ये कि सारे हमारी बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, बहुत कम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्किन में क्या होंगे? पेनिट्रेट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा स्किन क्या कर रही है? हमें प्रोटेक्शन दे रही है, क्योंकि स्किन नहीं रहती तो इजिली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी सेल्स में, आपके मसल्स में, आपके टिश्यूज में एंटर कर सकता है, क्योंकि स्किन है। तो आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड की जा रही है? सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है। हमारा ये जो टॉपिक आया है वो ये है आउटर मोस्ट कवरिंग से। तो आपने कहा कि स्किन क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो यहाँ पर क्या कर रही है? आपने कहा आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। सेम वही काम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल में। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हमारी बॉडी की कवरिंग स्किन से बनी हुई होती है। अभी हमने कहा हर एक सेल की जो आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं है? टिश्यू स्किन क्यों है? क्योंकि आपकी जो स्किन है वो बनी है टिश्यू से और आपका टिश्यू बना है सेल से। तो हम कह सकते हैं कि आपकी स्किन भी क्या है? सेल से ही बनी है। क्या हमने बोला? हमने कहा जो स्किन है आपकी वो बनी है टिश्यू से। आपके पास एक चैप्टर आता है, ठीक है, आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू। सेल के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा टिश्यू, और टिश्यू में आप पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसमें आप एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में आप देखेंगे एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का ऊतक है जो हमारी स्किन का निर्माण करता है। तो आपकी जो त्वचा है वो बनी है ऊतक से। जब हमने कहा था क्रम, एक सीक्वेंस हमने देखा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सीक्वेंस देखा था और इसमें हमने यही तो बोला था सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ठीक है, और टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं। तो हमने कहा कि जो हमारी त्वचा बनी है वो किससे बनी है? ऊतकों से बनी हुई है। और ऊतक किससे बने हैं? सेल से मिलकर के बने हैं। तो अल्टीमेटली हम यही कह रहे हैं कि जो कोशिका है उसके आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर होगी। और सेल मेम्ब्रेन का हमने कहा क्या फंक्शन होता है? यही यहाँ पर, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है तो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है? अब हमने कहा क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ये शेप भी प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो है, प्रीवियस लेक्चर जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि अगर हम कोशिका की बात कर रहे हैं तो कोशिका क्या है? ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान देखिए, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक तरल होता है जिसे हमने साइटोप्लाज्म कहा था।
इस साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं सेल के, जैसे न्यूक्लियस हो गया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होंगे जिसके बारे में आप आगे चल के बात करेंगे। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना रहे तो ये लिक्विड कहीं भी बह सकता है। हमें जो सेल राउंड दिख रही है, या जो हमें सेल क्या दिख रही है, सिलिंड्रिकल यहाँ पर दिख रही है, या हमें जो सेल यहाँ पे क्या दिख रही है, स्क्वायर में दिख रही है, या हमें सेल यहाँ पे रेक्टेंगल में दिख रही है, ये जो आप शेप बता रहे हैं, जो भी आपने शेप पढ़े हैं प्रीवियस जो आपकी स्लाइड थी इसमें आपने अलग अलग प्रकार के शेप देखे हैं, कुछ में आपको राउंड है, कुछ में आपको चपटे दिख रहे हैं, कुछ में आपको यहाँ पे सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ में आपको फाइब्रस दिख रहे हैं। ये सारी जो आपकी शेप आई है सेल की, वो आई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो आपने कहा अंदर का जो तरल है वो किसी भी प्रकार से क्या होगा, बह जाएगा, उसका कोई निश्चित आकार नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पे जो सेल की शेप है उसे भी क्या कर रही है, निर्धारित कर रही है। इसके अलावा जैसे हमने कहा हमारी स्किन का क्या काम था, हमारी बॉडी से हर कोई जो पार्टिकल है वो अंदर नहीं जाएगा, हमारी बॉडी हमारी स्किन क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, रोकेगी उन पार्टिकल्स को। सेम वैसा ही होता है कि सेल के अंदर कौन सा पार्टिकल आएगा और सेल से बाहर कौन सा पार्टिकल जाएगा, ये भी डिसाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसे फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो टर्म आपके पास आता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के भी आपके पास आएगा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो भी आपके पास ये टर्म आएगा और बार बार आएगा, इसीलिए अभी से इस चीज को समझिए, इस टर्म को समझिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चीजें आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन सभी प्रकार की नहीं जाएंगी, चुनिंदा सेलेक्टिव जाएंगे, कि जिस चीज की आवश्यकता सेल को है वो अंदर आएगा, जिसकी आवश्यकता सेल को नहीं है, या जो चीजें सेल से बाहर जानी जरूरी है वो सेल से बाहर जाएंगे। तो आपने कहा ये जो प्रोसेस हो रही है ये किस प्रकार से हो रही है, तो इसी में हमने कहा था कि पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले हमने गैस विनिमय को पढ़ा था, और आपने कहा था, आपने एक फिनोमिना पढ़ा था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। हमने कहा चाहे आप डिफ्यूजन पढ़ेंगे यानी कि विसरण पढ़ेंगे, या चाहे आप ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, दोनों में सेम फिनोमिना आपका लगेगा, कि आपने कहा कि यहाँ पर कोई भी चीज है, हम यहाँ पे लिक्विड गैस या सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल कहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया में, और यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है ये पूरा खाली है। अब क्या हो अगर यहाँ से, या तो ऐसा है कि ये पूरा क्लोज है, ठीक है, एक बॉक्स में पूरा क्लोज है, तब ये एक जगह पे रहेगा, लेकिन अगर हमने इसे यहाँ से खोल दिया, यहाँ से क्या है, खोल दिया हमने, तो क्या देखेंगे आप देखेंगे कि ये जो चीज है ये उस स्थान पे जाएगी जो क्या है, खाली स्थान है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑक्यूपाई हो गया। ये सेम वैसा ही हमने कहा था, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि एक रूम है और एक रूम में पूरा डोर क्लोज है, ठीक है, और वहां पे इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत सारे लोग वहां पे क्या है, भरे हुए हैं। जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही आप देखते हैं कि लोगों में क्या है, लोग बाहर की ओर गिरने लगते हैं। क्यों गिरे बाहर की ओर, क्योंकि बाहर खाली था। तो हमने कहा हाई कंसंट्रेशन जो रूम के अंदर थी, हाई कंसंट्रेशन से लोग कहाँ गए हैं, लोअर कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है मात्रा, ठीक है। हमने कहा मात्रा, अधिक मात्रा से जो चीजें हैं वो वहीं जाएंगी जहाँ पे कम मात्रा होगी, क्योंकि उसे स्पेस चाहिए वहां पे, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो फिनोमिना है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चीजें विसरित होती हैं, ठीक है, इसी पे काम करता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो चीजें हैं वो किस प्रकार से जाती हैं। डिफ्यूजन कैसे हुआ था इसे हमने समझा था जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समझा। हमने कहा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पे एक्सचेंज है वो कैसे हो रहा है, वो चीजें हमने समझी थी, ठीक है। उसे रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग है, आपको क्या करना है, चीजें रिवाइज करनी है। हमने डिफ्यूजन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होती है, सिंपल सी चीज है, जैसे डिफ्यूजन हो रहा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में की ओर। ये हमने, अगर हम डिफ्यूजन वर्ड कह रहे हैं तो ये हम पढ़ रहे हैं गैस के उसमें, ठीक है, गैस के सिनारियो में। अगर हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं तो ऑस्मोसिस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसके सिनारियो में, हमने कहा वाटर या लिक्विड के सिनारियो में, ठीक है। सेम चीज है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अब आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट किया जाए
और देखते हैं कि सेल जो है वो किस प्रकार से बिहेव करती है। ठीक है, गैस का जो डिफ्यूजन है वो तो सिंपल सा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो गैस है वो डिफ्यूज हो गई है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, हमने कहा कि हम क्या करते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, दो चीजों से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है। ये कंटेनर है, ठीक है। सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि यह विलायक, ये है विलेय और ये है विलयन। चलिए, अब हमने कहा कि हमने क्या किया है, हमने क्या है, एक सॉल्यूशन को लिया है। ठीक है, एक विलयन को हमने लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे वाटर को लेकर के चलते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को देखते हैं। वाटर क्या होता है, हमने कहा सॉल्वेंट होता है, जो अधिक मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। एक सेल है हमारे पास, इसमें देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या फिर पानी की जो सांद्रता है वो कितनी है। हमने कहा कि दोनों में हम देखेंगे कि पानी की सांद्रता कितनी है, ठीक है, या फिर हमने कहा सॉल्वेंट या विलायक की सांद्रता कितनी है। दोनों में हम देखेंगे, सॉल्वेंट, विलायक या जल, कोई भी हम नाम यूज करें सेम ही है। हमने कहा दोनों में देखेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन है। अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं उसमें जो कंसंट्रेशन है वाटर की या पानी की वो क्या है, अधिक है। अगर इस सेल को इस सेल में डाला, इस सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा, जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे क्या था, हाई कंसंट्रेशन था। ध्यान रखिए, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अधिक मात्रा किसकी है, सॉल्वेंट की है, सॉल्वेंट की अधिक मात्रा है। लेकिन अगर मैं कहूँ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तभी यहाँ पे सॉल्वेंट अधिक है। ठीक है, हमने कहा सॉल्यूट यहाँ पे कम होगा और सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा होगा। सॉल्वेंट यानी कि विलायक, विलायक यानी कि पानी। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं मैक्सिमम में जो सॉल्वेंट होता है या जो विलायक होता है वो पानी यहाँ पे ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एक सेल को इस सॉल्यूशन में डाला जाए तो आपने कहा कि जो यहाँ पे पानी है या जो सॉल्वेंट है उसकी जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि पानी कहाँ आएगा, सेल के अंदर आएगा। अब अगर सेल के अंदर पानी आया तो आप देखेंगे सेल जो होती है वो फूल जाती है, सेल अप हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी क्या है, सेल के अंदर आया है, इसीलिए जो सेल है वो कैसे हो जा रही है, फूल जा रही है। क्लियर है था, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑस्मोसिस कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, चलिए ये चीजें हम आगे बात करेंगे जब आपके पास अलग अलग फिनोमिना आएंगे। हमने कहा ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ठीक है, बीच की जो मेम्ब्रेन है वो हमने कहा सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल का मतलब है सेलेक्टिव चीजें इससे क्या होती हैं, अंदर और बाहर जा सकती हैं। ये बीच बीच में आपको क्या दिख रहे हैं, पोर्स दिख रहे हैं। हमने कहा ऑस्मोसिस का सिंपल सा मतलब है जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, ये है ऑस्मोसिस। ये तो है डेफिनेशन। अब हमने कहा अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, यहाँ पे वेरी करता है कि कोशिका पे, सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। हमने कहा अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा है तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो क्या होगा, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो क्या होगा। इसके लिए आपको समझना होगा यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये हमारे पास एक जो सॉल्यूशन है ये आया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिसमें मैंने कहा पानी, ठीक है, जो सॉल्वेंट की जो मात्रा है, विलायक की जो मात्रा है वो अधिक होगी, और इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो कम मात्रा में होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने सेल की बात की, अब हम सेल में देखते हैं कि जो सेल है, सेल में
इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट यहाँ पर है, उसकी जो मात्रा है वो कम है। ध्यान रखिए, कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है और सेल बहुत छोटी है, तो हम कंपैरिजन करेंगे एरिया के कंपैरिजन में हम यहाँ पर देखेंगे कि सॉल्वेंट की मात्रा किसमें कम है और किसमें ज्यादा है। हमने कहा जब हमने दोनों का कंपैरिजन किया, अब यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ एरो दिख रहे हैं। पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में दिखाते हैं सॉल्यूट को, ठीक है। अब मैंने कहा सॉल्यूट कम कहाँ पर है, सॉल्यूशन में आपको कम सॉल्यूट दिख रहा है, सिंपल सा मतलब है सॉल्वेंट अधिक है। अगर मैं सेल के अंदर कहूँ, ये जो रेड आपको बॉल दिख रही है ये है सेल, अगर मैं इसके अंदर ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ये क्या है, सेल के अंदर ज्यादा है, इट मीन्स कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, तो सॉल्वेंट कैसा होगा, कम होगा। आया डिफरेंस यहाँ पे, हमने कहा पानी के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया, पानी या सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया है। हाई कहाँ पर होगा, हमने कहा बाहर क्या है, पानी ज्यादा है और अंदर जो है सेल के अंदर पानी कम है। अब यहाँ पे जो पानी मूव करेगी वो कहाँ करेगी, सेल के अंदर करेगी, ठीक है। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर चार जो एरो है वो अंदर की ओर है, दो एरो बाहर की ओर है, इट मीन्स कि ज्यादा पानी अंदर गया है और सेल क्या है, वो फूलेगी। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपसे ये इमेज नहीं आपके पास आएगी, आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखा गया तो सेल पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है। आपको सिंपल सा आंसर लिखना है कि सेल वहां पे क्या हो जाती है, फूल जाती है। हाँ, अगर आपसे पूरी वहाँ पे प्रोसीजर को पूछा गया है तब आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर वन वर्ड में आपको आंसर करना है या एक नंबर का आपके पास क्वेश्चन आया है तो आप सिंपल सा कहेंगे कि जो सेल है वो फूल जाएगी, ठीक है। क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस किस प्रकार की ऑस्मोसिस हो रही है, आपने कहा एंडो ऑस्मोसिस हो रही है, ऑस्मोसिस हो रही है, एंडो का मतलब है अंदर की ओर, ठीक है। पढ़ ले अब यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या आपको बताया गया है, आपने कहा if the concentration of water outside the cell is higher than the concentration of water inside the cell gain water by the process of osmosis। यानी कि कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता से अधिक है तो परासरण की प्रक्रिया से पानी प्राप्त होता है। वाटर कैन मूव इनटू द सेल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मोर वाटर एंटर्स द सेल विच रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ सेल। यानी कि पानी कोशिका झिल्ली से कोशिका में जा सकता है। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं, सो यहाँ पे समाधान नहीं होगा, विलयन आप कर लेंगे, ठीक है। जहां पर आपको समाधान दिख रहा है आप यहाँ पे क्या करेंगे, विलयन लिख लेंगे, ठीक है। हाइपोटोनिक विलयन के मामले में अधिक पानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है जिसके परिणाम से कोशिकाओं में सूजन आती है। सूजन का सिंपल सा मतलब है कोशिका फूल जाती है। डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है, जो भी आपकी डेफिनेशन है वो आप बताएंगे, वहां पे एक्सप्लेन करना है कि डायग्राम में एक्चुअली में आपको क्या दिखाया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन आता है, उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। आइसोटोनिक से पहले हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है जो कि हमने कहा था क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूट यहाँ पर हैं, ठीक है। सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो हाई है, तो हम कह सकते हैं जो सॉल्वेंट होगा या जो पानी होगा उसका जो अमाउंट है वो कम है, ठीक है। अब सेल के कंपैरिजन में देखिए, सेल के अंदर जो सॉल्यूट है उनकी मात्रा क्या है, कम है, लेकिन सॉल्वेंट अधिक है। क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है, जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो सेल के अंदर अधिक है, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे जो हमारे पास विलियन आया है या सॉल्यूशन आया है उसके कंपैरिजन में। अब पानी का जो हाई कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे है, पानी का जो हाई कंसंट्रेशन है वो है सेल के अंदर। क्योंकि पानी का हाई कंसंट्रेशन सेल के अंदर है तो पानी सेल से कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। इस केस में क्या हुआ, आप देख सकते हैं इमेज में कि इस केस में यहाँ पर जो सेल है वो श्रिंक हो गई है। सेल कैसे हो गई है, यहाँ पे पिचक गई है, श्रिंक हो गई है या सिकुड़ गई है। अब आपसे सेम क्वेश्चन आएगा कि जब एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया तो सेल पे क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। यह क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि एक सेल को एक सॉल्यूशन में रखा गया और उसके बाद वो सेल सिकुड़ जाती है, बताइए ये किस फिनोमिना को दर्शाता है, या ये क्यों हुआ है, या इसमें किस प्रकार के सॉल्यूशन का यूज किया गया है। अब आप उसमें अगर वन लाइनर आपके पास क्वेश्चन आए हैं तो आप उसमें पूरी जो डिटेल है वो नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, उसमें जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम है और सॉल्यूट का ज़्यादा है, क्योंकि सेल के अंदर यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो अधिक है और सॉल्यूट जो है वो कम है, इसीलिए जो यहाँ पे सॉल्वेंट या पानी था वो सेल से सॉल्यूशन में चला गया है, इस वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो गई है। ये तब आप लिखेंगे जब पूरा आपके पास क्या आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर वन लाइनर है तो सीधे आप सॉल्यूशन का नाम लिखेंगे, क्योंकि सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, इसीलिए सेल यहाँ पे क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, हमने क्या बात यहाँ पे की है, हमने कहा if the cell are kept in an environment that has a lower concentration of water than it present inside the cell, then due to the process of osmosis water moves out of the cell। हमने कहा यदि कोशिकाओं को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिसमें पानी की जो मात्रा है वो कोशिकाओं के अंदर मौजूद पानी की तुलना में कम होती है, तो परासरण की प्रक्रिया के कारण पानी कोशिकाओं से बाहर चला जाता है। This result in decrease in the size of cell, they shrink as move out of the cell। यानी कि इससे कोशिकाओं के आकार में कमी आती है, वे सिकुड़ती हैं क्योंकि कोशिका से अधिक पानी निकलने लगता है। कोशिका क्या होगी, सेल क्या होगी, श्रिंक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक और सॉल्यूशन हमारे पास आया। हमने कहा हमने एक सॉल्यूशन लिया है, हमारे पास एक सेल है। अब दोनों में जब हमने सॉल्वेंट का अमाउंट देखा, ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट यानी कि विलायक यानी कि पानी, दोनों में पानी की जो मात्रा थी वो समान थी और दोनों में जो यहाँ पर सॉल्यूट होगा उसका जो अमाउंट है वो भी बराबर है। यानी कि पानी की मात्रा भी, अगर आप ये पार्टिकल्स देखें, इन पार्टिकल्स का अमाउंट जितना सेल में है उतना ही आपने का यहाँ पे किस में है, जो आपके पास विलयन आया है उसमें है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि दोनों में जो पानी की मात्रा है सेल में और यहाँ पे सॉल्यूशन में, दोनों में जो पानी की मात्रा है वो बराबर है। इस केस में क्या होगा, ये सेम वैसा है जैसे हमने कहा हमारे पास दो कंटेनर थे और दोनों कंटेनर क्या है, एक पाइप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों क्या है, कंटेनर से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से दोनों में क्या है, पानी की जो मात्रा है वो बराबर है, दोनों में पानी की मात्रा बराबर है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो पानी का जो मूवमेंट होगा वो किस ओर होगा। आपने कहा किसी भी ओर नहीं होगा, क्योंकि पानी की जो मात्रा जो है वो बराबर है, तो इसमें क्या होगा, जो ये स्टेबल रहेगा। सेम सेल में भी यही होता है। आपने कहा ना तो सेल कुछ लॉस करती है ना ही सेल कुछ गेन करती है, सेल रिमेन रहती है, एज इट इज रहती है, उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। तो आपसे पूछा गया कि यदि किसी सेल को एक सॉल्यूशन में रखा गया और उसमें ना तो सेल फूलती है ना ही सेल सिकुड़ती है, तो इसमें किस प्रकार के विलयन या सॉल्यूशन का यूज किया गया है, बताइए। आप कहेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है सेम है, सिमिलर है। आपने कहा if the cell are put in the environment that has a similar concentration of water as present inside this state, allow for the free movement of water across the membrane without changing the concentration of solution either side। हमने कहा आप देख रहे होंगे, क्योंकि एरो आपको क्या दिखा रहे हैं, कुछ पानी अंदर आ रहा है, कुछ बाहर भी जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि पानी का तो मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन जितना पानी अंदर आया उतना ही पानी बाहर चला गया। अब आपको एरो जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं इक्वल अमाउंट को, तो हम कह देते हैं कि सेल में कोई भी यहाँ पे क्या आता है, परिवर्तन नहीं आता है। हमने कहा यदि कोशिकाओं को ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिसमें पानी की समान मात्रा मौजूद होती है, यह अवस्था किसी भी तरफ विलय की सांद्रता को बदले बिना झिल्ली के पार पानी के मुक्त आवागमन की अनुमति देता है। Therefore, the size of cell does not vary in an isotonic solution because there is no net movement of water। इसीलिए सेल के आकार एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, यहाँ पे विलयन लिख देंगे आप लोग, भी नहीं होता है, क्योंकि पानी का कोई शुद्ध संचलन नहीं होता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, तीनों टाइप के जो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन आता है इनमें से, तो एक बार नोट करेंगे और तीनों में आपको क्या बनानी है, जो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई गई है वो भी आपको ड्रॉ करनी है। चलिए, ये तो हमने बात की है ऑस्मोसिस के बारे में, इतनी बात क्लियर है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन को आपने समझा, ठीक है। अब हम अगर प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सेल वॉल के बारे में समझेंगे। सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, सेल वॉल का क्या फंक्शन यहाँ पर होता है। अलग अलग जो जीव है, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, हम फंगल सेल की बात कर रहे हैं, हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, अलग अलग जो सेल्स होती हैं उनमें जो सेल वॉल है क्या वो एक ही जैसी होती है या उनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।